यूसीसी को लेकर जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच मतभेद हुआ था। यूनिफॉर्म सिविल कोड की सारी कंट्रोवर्सीज इन्हीं पर्सनल लॉज को लेकर है। हिंदूज के लिए हिंदू पर्सनल लॉ और मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ ये अंग्रेजों की ही देन है। क्रिमिनल लॉ सबके लिए एक है तो फिर सिविल लॉ क्यों नहीं? और अगर आप भी सोच रहे हैं कि इंडिया में ट्रिपल तलाक बैन है तो आप गलत। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, क्या यूसीसी से मुस्लिम्स को खतरा है? अगर ये समझ लिया तो पूरा यूसीसी समझ जाओगे। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड को हिंदी में कहते हैं समान नागरिक संहिता और यूसीसी वन कंट्री वन लॉ के आइडिया पर बेस्ड है। यूसीसी के अंडर सिविल लॉज को देश के सभी सिटीजन्स पर एक जैसा यानी इक्वली इंप्लीमेंट किया जाएगा रिगार्डलेस ऑफ देयर रिलीजन, जेंडर एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन। इसका जिक्र आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में दिख जाएगा। आर्टिकल 44 में ये लाइन कैसे आई इसको आगे समझेंगे। फिलहाल क्रिमिनल और सिविल लॉ में डिफरेंस समझ लेते हैं। देखिए, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटिश लीगल सिस्टम से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड है। इंग्लिश लीगल सिस्टम में क्रिमिनल और सिविल दो अलग अलग कैटेगरीज होती है। मर्डर, चोरी, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन एटसेट्रा सभी क्रिमिनल लॉ के अंडर आते हैं और इंडिया में क्रिमिनल लॉ में यूनिफॉर्मिटी है, यानी ये सभी क्राइम्स यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड के अंडर आते हैं। फर्क नहीं पड़ता चोरी मुस्लिम ने की हो या हिंदू ने, सिख ने की हो या ईसाई ने, आदमी ने की हो या औरत ने, सभी के लिए एक ही सजा है। और अगर सिविल लॉ को देखें तो उसके अंडर आता है प्रॉपर्टी लॉ, बिजनेस लॉ, कंज्यूमर लॉ और फैमिली लॉ एटसेट्रा। अब फैमिली लॉ को छोड़कर सभी सिविल लॉज में कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी है, जहां आपके रिलीजन के हिसाब से रूल नहीं चलता है। लेकिन फैमिली लॉ में रिलीजन के हिसाब से बदलाव होते रहते हैं। फैमिली लॉज में शामिल है मैरिज, अडॉप्शन, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, मेंटेनेंस और सक्सेशन से जुड़े मामले, और इन्हें ही हम कहते हैं पर्सनल लॉज। यूनिफॉर्म सिविल कोड की सारी कंट्रोवर्सीज इन्हीं पर्सनल लॉज को लेकर है। सवाल यह आता है कि जब क्रिमिनल लॉ सबके लिए एक है तो फिर सिविल लॉ क्यों नहीं? ये जानने के लिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और चलते हैं कॉलोनियल एरा में। हिस्ट्री ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूसीसी की डिबेट अंग्रेजों के टाइम से चली आ रही है। कॉलोनियल एरा से पहले हिंदू फॉलो करते थे शास्त्र, जिसका इंटरप्रिटेशन करते थे ब्राह्मण, और राजा उनके हिसाब से सजा सुनाते थे। ठीक उसी तरह मुस्लिम्स के थे शरिया लॉज, जिसे काजी इंटरप्रेट करते थे और मुगल राजा इंप्लीमेंट कराते थे। अब इसी बीच एंट्री हुई ब्रिटिशर्स की। जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का पॉलिटिकल कंट्रोल बढ़ता गया, वैसे वैसे वो रूलर बनते गए और फिर ब्रिटिशर्स ने यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। यही वजह है कि इंडिया में आज भी क्राइम से जुड़े मामले सभी के लिए इक्वल है और उनमें यूनिफॉर्मिटी है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने हिंदूज और मुस्लिम्स के पर्सनल लॉज को इससे बाहर रखा। हिंदूज के लिए हिंदू पर्सनल लॉ और मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ ये अंग्रेजों की ही देन है। ऐसा करना ब्रिटिश एम्पायर की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का पार्ट था, ताकि हिंदूज और मुस्लिम्स आपस में लड़ते रहें और ब्रिटिशर्स रूल करते रहे। लेकिन प्रॉब्लम्स तब भी हुए। फिर अंग्रेजों ने इन पर्सनल लॉज में इंटरफेयर करना शुरू किया और उनमें यूनिफॉर्मिटी लाई। लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ छोड़कर उनका हिंदू पर्सनल लॉज पर ज्यादा फोकस था। समय बीतता गया और टाइम आ गया इंडिपेंडेंस का। यूसीसी को लेकर जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच मतभेद हुआ था। साल 1946 आते आते ब्रिटिशर्स ने हिंदू लॉज के रिफॉर्म्स पर ड्राफ्ट प्रिपेयर कर रखा था। ऐसे में जब 1947 में आज़ादी मिली तब जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि देश में यूसीसी लागू हो। लेकिन पोस्ट पार्टीशन वायलेंस के बाद जो मुस्लिम्स ने इंडिया में ही रहने का डिसाइड किया, वो कहीं ना कहीं इनसिक्योर ना फील करे, इसलिए उन्होंने यूसीसी और मुस्लिम पर्सनल लॉ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और 1948 में डॉक्टर अंबेडकर से कहा कि हिंदू कोड बिल पर ध्यान दे, जो बुद्धिस्ट, जैन्स और सिख्स पर भी अप्लाई होगा। चूंकि डॉक्टर अंबेडकर यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में थे और जब उन्होंने देखा कि नेहरू वाज़न्ट पुशिंग द कोड थ्रू, इसी वजह से डॉक्टर अंबेडकर ने कैबिनेट से रिजाइन कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन भी थे और ऐसे में उन्होंने यूसीसी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट सेक्शन की जगह पार्ट 4 यानी अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी स्टेट्स के आर्टिकल 44 में जगह दी, ताकि फ्यूचर गवर्नमेंट को अगर जरूरत लगे तो वो यूसीसी को इंप्लीमेंट कर सके। तो ऐसे आया था आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म कोड बिल का जिक्र। खैर, नेहरू जी ने हिंदू कोड बिल पर चुनाव लड़ा और 1952 जनरल इलेक्शन जीतकर हिंदू कोड बिल को पार्लियामेंट से पास करवाया। यहां से शुरुआत हुई हिंदू कोड बिल की।
लेकिन हिंदू महासभा और दूसरी रिलीजियस अथॉरिटीज ने इसका खूब विरोध किया, जिसके बाद इन 1956 हिंदू कोड बिल का लेसर वर्जन पार्लियामेंट से पास हुआ, जिसके 4 पार्ट थे। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 एंड हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। जिसके बाद यूसीसी की डिबेट और मुस्लिम पर्सनल लॉ में चेंजेस की बात पूरी तरह से दब गई। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, क्या यूसीसी से मुस्लिम्स को खतरा है? यूसीसी की चर्चा गर्म होते ही कई लोगों का मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से मुस्लिम पर्सनल लॉज हिंदू रिलीजन के हिसाब से होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तब सीएए को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग थी और अब यूसीसी को लेकर है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनिफॉर्म सिविल कोड हर रिलीजन के लिए बराबर काम करेगा, जस्ट लाइक क्रिमिनल लॉ। दूसरा, यूनिफॉर्म सिविल कोड तो जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों में भी है। तो क्या ये सभी देशों में पर्सनल लॉज हिंदू रिलीजन के हिसाब से चलते हैं? ऑब्वियसली नहीं। तीसरा, यूसीसी कहीं ना कहीं जेंडर इक्वालिटी और वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करता है, स्पेशली फॉर मुस्लिम वुमेन। थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए, हिंदू, सिख्स, जैन्स और बुद्धिस्ट के लिए एक कॉमन एक्ट है जिसमें लिखा है कि पेरेंट्स की प्रॉपर्टी उनके बच्चों में, चाहे लड़का हो या लड़की, इक्वली डिवाइड होगी। वहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ में देखें तो अगर कोई मुस्लिम फैमिली में फादर की डेथ होती है तो उसके बच्चों में लड़के को प्रॉपर्टी का 2/3 हिस्सा मिलता है और लड़की को प्रॉपर्टी का 1/3 हिस्सा और मदर को तो 1/8 शेयर मिलता है। इसके अलावा अगर आप हिंदू हो और लिविंग स्पाउस के होते हुए एक भी दूसरी शादी करते हो तो वो एक क्राइम है। लेकिन वहीं अगर मुस्लिम्स 2, 3, 4 शादियां भी कर ले तो मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से वो क्राइम नहीं है। इसका नतीजा होता यह है कि मुस्लिम विमेन ट्रिपल तलाक का शिकार होती है। और अगर आप भी सोचते हैं कि इंडिया में ट्रिपल तलाक बैन है तो आप गलत हैं। देखिए, इस्लाम रिलीजन में तलाक देने के 3 तरीके। पहला है तलाक हसन। इसमें अगर पति अपनी पत्नी को हर महीने में एक बार तलाक बोलता है या फिर यूं कहें कि हर 3 महीने में कंसेक्यूटिवली हर मंथ में एक बार तलाक बोलता है तो उसे वैलिड माना जाता है। दूसरा है तलाक एहसान। अगर पति अपनी पत्नी को एक ही सेंटेंस में तलाक कहता है जब पत्नी का मासिक धर्म नहीं चल रहा हो तो उसे इस्लाम में तलाक माना जाता है। और तीसरा है तलाक बिद्दत। इसमें पति अपनी पत्नी को 3 बार तलाक 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 कहता है तो डिवोर्स माना जाता है और इसे ही ट्रिपल तलाक कहते हैं, जो कि बैन है। लेकिन बची हुई 2 प्रैक्टिसेस अब भी मुस्लिम पर्सनल लॉ में मौजूद है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ट्रिपल तलाक बैन पर हजारों मुस्लिम महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया था। और उन्हें हम बता दें कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ईरान और सऊदी अरेबिया जैसी कई इस्लामिक कंट्रीज ने ट्रिपल तलाक को बैन किया हुआ है। जब वहां नहीं है तो इंडिया में क्यों? खैर, मुस्लिम पर्सनल लॉज में तलाक के बाद वाइफ को मेंटेनेंस देने का भी अलग ही रूल है। मुस्लिम विमेन बाकी इंडियन विमेन के मुकाबले लंबे समय तक मेंटेनेंस नहीं क्लेम कर सकती। तो यूसीसी के आने से होगा ये कि सारे रिलीजन के पर्सनल लॉज इनवैलिड हो जाएंगे, इंक्लूडिंग हिंदूज के भी। हिस्ट्री उठाकर देखें तो हिंदू महिलाओं को भी बराबर नहीं माना जाता था। उनके बेटरमेंट के लिए भी कई सारे हिंदू पर्सनल लॉज बनाए गए हैं, जैसे बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट 1829 और हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट 1856। यानी यूसीसी से सारे लोगों पर, स्पेशली विमेन पर इंप्लीमेंट होगा सिर्फ एक ही लॉ, दैट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश भर में लागू होना चाहिए या नहीं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरा नाम है सुधांशु, आप देख रहे थे क्लैरिटी कास्ट। थैंक यू।